नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस की जांच से जुड़ी हुई। शौविक को ड्रग सप्लाई करने के आरोप में एक और ड्रग डीलर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक ड्रग्स रैकेट में शामिल होने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी ने आज जैद सहित 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जैद को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। जैद की हिरासत मिलते ही एनसीबी की टीम उसे लेकर फिर से अपने दफ्तर पहुंच गई है, जहां उससे फिर से पूछताछ जारी रहेगी। और माना जा रहा है कि जैद की गिरफ्तारी से रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के साथ ही सैमुअल मिरांडा के खिलाफ एनसीबी का शिकंजा और कस गया है। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीबी ने 5 आरोपी ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। कैजान इब्राहिम भी गिरफ्तार। जैद और बासित की कोर्ट में हुई पेशी। 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में रहेगा जैद। ड्रग तस्करी के आरोपी जैद और बासित की हिरासत से रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के खिलाफ नारकोटिक्स ब्यूरो का शिकंजा और कस गया है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स रैकेट मामले में शौविक के अलावा सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ भी बहुत सारे सबूत मिले हैं। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद एनसीबी की टीम जैद को लेकर फिर से अपने दफ्तर पहुंच गई, लेकिन जैद के वकील का दावा है कि जैद ना तो शौविक को जानता है और ना ही उसके पास से नशे की कोई चीज ही मिली है। अकॉर्डिंग टू देम उसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि ही वाज सप्लाइंग ड्रग्स टू अदर पीपल एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट हु आर दोस पर्संस। वो बेसिस पे किए, बाकी देयर इज नो रिकवरी वाज नॉन स्मॉल क्वांटिटी। जैद के वकील चाहे जो दावे करें, लेकिन जांच एजेंसी को उसके पास से 9 लाख रुपए मिले हैं। एजेंसी का दावा है कि ये पैसे ड्रग्स के कारोबार से हुई काली कमाई के हैं। जांच एजेंसी को लगता है कि जैद के जरिए हिंदी फिल्मों की कई बड़ी हस्तियों का भी चेहरा बेनकाब हो सकता है। सूत्रों की माने तो जैद के बाद अब शौविक और सैमुअल मिरांडा को किसी भी वक्त समन जारी हो सकता है। यही नहीं, एनसीबी ने केस डायरी की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी की टीम ने अब तक मुंबई और गोवा से कुल 5 संदिग्ध ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया है। बासित परिहार और जैद विलात्रा को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किए गए जैद विलात्रा पर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स बेचने का आरोप है। जल्द ही शौविक और सैमुअल पर भी एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। एनसीबी काम कर रही है, कुछ ड्रग पेडलर्स को पकड़ ही चुकी है और भी जो ड्रग पेडलर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं वो सब पकड़ाएंगे। ड्रग का धंधा को तो बंद करना है। प्रवर्तन निदेशालय से मिली सूचना के आधार पर एनसीबी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो सुशांत केस में ड्रग्स का जंजाल मिलता चला गया। इस मामले में कड़ियां जुड़ी तो शौविक और सैमुअल फंसते नजर आए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सैमुअल को जैद का नंबर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने दिया था। मोबाइल लोकेशन के मुताबिक उस समय शौविक और सैमुअल एक ही जगह पर मौजूद थे। शौविक से नंबर मिलने के बाद सैमुअल ने जैद से संपर्क किया और सैमुअल ने जैद से 10,000 रुपए की 5 ग्राम ड्रग्स खरीदी। जांच एजेंसियों का दावा है कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही उन्होंने जैद, बासित और कैजान सहित 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ड्रग डीलरों के साथ शौविक के रिश्ते सामने आने के बाद अब रिया और उसके पूरे परिवार की मुसीबत बढ़ने वाली है। रिया परिवार कहने की भी वजह है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के परिवार में 4 सदस्य हैं, माता पिता के अलावा भाई शौविक चक्रवर्ती। सीबीआई लगातार 3 दिनों से रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सूत्रों का दावा है कि इस पूछताछ में ड्रग्स से जुड़े सवाल भी पूछे गए हैं। रिया के भाई शौविक पर तो हर दिन जांच एजेंसियों का शिकंजा ज्यादा से ज्यादा कसता जा रहा है। बच गई रिया चक्रवर्ती तो रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से मिले सुरागों के आधार पर ही सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से जांच शुरू हुई। रिया के व्हाट्सएप चैट के आधार पर
लगातार 2 दिनों तक जांच एजेंसी ने गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या से पूछताछ की। इस पूछताछ में गौरव आर्या ने माना कि वो रिया को जानता है और एक होटल में उसकी रिया से मुलाकात हो चुकी है। गौरव के अलावा जांच एजेंसी ऋषभ ठक्कर नाम के एक और शख्स से भी पूछताछ कर चुकी है। ऋषभ ठक्कर से ईडी की पूछताछ अब भी जारी है। ऋषभ बिलियर्ड्स और स्नूकर के नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं। रिया के फोन से जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं उसमें पाया गया कि ऋषभ डूबीज की डीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। बताया गया कि चैट मैसेज में रिया और बाकी लोग भी डूबीज के बारे में बातचीत करते मिले। ऋषभ ठक्कर की जो चैट सामने आई है उसमें वो एक शख्स से पैसे देने और कॉन्ट्रेबैंड ले जाने की बात कर रहे थे। एक तरफ रिया बार बार ये कह रही हैं कि ड्रग्स से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और दूसरी तरफ रिया की जो चैट सामने आ रहे हैं वो अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर सुशांत के ड्रग कनेक्शन में रिया का कितना हाथ था। और बड़ी खबर इस बारे में यह है कि आरोपी ड्रग डीलर जैद मुंबई में रेस्टोरेंट चलाता था। आरोप है कि रेस्टोरेंट की आड़ में जैद ड्रग्स बेचता था। यही नहीं, आरोप यह भी है कि जैद केक और चॉकलेट में भी ड्रग्स मिलाकर बेचा करता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग एंगल में जिस जैद को गिरफ्तार किया है उस जैद का होटल बताया जा रहा है बांद्रा वेस्ट में, और बांद्रा वेस्ट में ये है तवा मिस्ट्री रेस्टोरेंट है। इस होटल को एनसीबी ने बताया है कि जैद का होटल है और यहाँ से जैद लगातार ड्रग सप्लाई किया करता था और जिनको ड्रग्स चाहिए था वो यहाँ से दिया करता था। और रात में जैद को गिरफ्तार किया एनसीबी ने। उसके बाद एनसीबी यहाँ से लेकर गई जैद को, आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया। ये होटल है और ये होटल जैद का बताया जा रहा है। फिलहाल एनसीबी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ड्रग्स का गंदा धंधा करने वालों पर शिकंजा कसने के साथ ही अब सुशांत केस से जुड़े कुछ और खास चेहरों पर भी जांच एजेंसियों का फंदा कसने लगा है। इस वक्त की एक और अहम खबर सुशांत केस में ड्रग्स के लेन देन से जुड़ी हुई आ रही है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिनमें ड्रग्स को लेकर बातचीत है। ये बातचीत बीते साल अक्टूबर में हुई थी। शौविक चक्रवर्ती इसमें एक डीलर से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस नए खुलासे के बाद शौविक की मुसीबत बढ़ना तय है। और इस बीच सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने भी दावा किया है कि रिया और शौविक ड्रग्स लेते थे। श्रुति के वकील ने दावा किया है कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी अपने बच्चों के ड्रग्स लेने की खबर थी। सुशांत केस में ड्रग्स की लेन देन पर बड़ा खुलासा। रिया के भाई शौविक के खिलाफ मिले नए सबूत। शौविक और ड्रग्स डीलर के बीच बातचीत के सबूत। शौविक को ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया। चैट में ड्रग्स की खरीद से जुड़ा कच्चा चिट्ठा आया सामने। ड्रग्स डीलर बताए जा रहे जैद की गिरफ्तारी ने रिया के भाई शौविक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सैमुअल मिरांडा के जरिए शौविक पर ड्रग्स खरीदने के आरोप तो लगे ही, साथ ही एक नए व्हाट्सएप चैट के सामने आने से शौविक के खिलाफ जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिल गए। एनसीबी के सूत्रों का दावा है कि ये बातचीत अक्टूबर 2019 की है, जिसमें शौविक जैद से बड यानी कि गांजे की मांग करता है। इस खुलासे के बाद अब एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी शौविक से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। 10 अक्टूबर 2019 के जिस व्हाट्सएप चैट को शौविक के खिलाफ बड़ा सबूत माना जा रहा है उसमें बहुत कुछ है। इसमें रिया के भाई शौविक एन नाम के किसी शख्स से बातचीत करता है, जिसमें ड्रग्स की मांग करने पर शौविक कहता है, मुझे 5 मिनट दे दो। इस पर एन नाम का शख्स जवाब देता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शौविक लिखता है कि मेरा डीलर अभी संपर्क में नहीं है, मेरा दोस्त कुछ और नंबर भेज रहा है। शौविक फिर से मैसेज भेजता है कि बड के लिए ये बेहतर क्वालिटी का बड होगा। तो एन नाम का शख्स पूछता है कि ये काम करेगा भाई। एक चैट में शौविक लिखता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं कल तुम्हें हश भेज दूंगा। यहाँ पर हश का मतलब हशीश है। शौविक इसी दौरान एक और मैसेज भेजता है जिसमें लिखता है कि अभी गांजा भेज रहा हूँ।
लेकिन कितनी मात्रा? इस पर एन नाम का शख्स पूछता है कि कोई आइडिया है एक बट कितने की? तो शौविक जवाब देता है कि शायद 2 से 2,500 प्रति ग्राम। इस पर एन कहता है कि चलेगा भाई, मैं हश के लिए इंतजार करूंगा। वो शख्स फिर मैसेज भेजता है कि अभी रात के लिए थोड़ा गांजा चाहिए, तो शौविक उसे ओके कहता है। शौविक फिर लिखता है कि कुछ नंबर भेज रहा हूं, करमजीत, राज, इनसे बात करो। इस चैट में एक जगह जैद का भी जिक्र आता है। चैट में एन नाम के शख्स शौविक को हश के लिए कुछ लोगों के नंबर देने के लिए शुक्रिया करता है। साथ ही लिखता है कि राज ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि उसका आदमी फोन करेगा, जिस पर शौविक लिखता है कि ओके ब्रो, इंतजार करो, काम हो जाएगा। इस पर दूसरा शख्स थैंक्स भाई का मैसेज भेजता है। इसी दौरान शौविक मैसेज लिखता है कि शैन क्लेंचर, जैद ये सब बर्ड के लिए है, अगर कुछ काम नहीं बने तो इनका इस्तेमाल बर्ड के लिए कर सकते हैं। जिस पर दूसरा शख्स लिखता है ठीक है भाई, मेरा काम हो गया, लेने अंधेरी जा रहा हूँ। जाहिर है इस बातचीत में एक ड्रग्स का गिरोह नजर आता है और ये साफ होता है कि इस दलदल में रिया का भाई शामिल था। लेकिन ये सब अभी आरोप ही हैं। हालांकि इस बातचीत में सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के दावे को आधार मिलता है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक श्रुति मोदी ने रिया और शौविक पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। बताया गया कि श्रुति मोदी ने सीबीआई की पूछताछ में दोनों पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। श्रुति मोदी ने यहां तक दावा किया कि रिया और शौविक के ड्रग्स लेने के बारे में उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को जानकारी थी। देखिए, पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये। और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी, और पार्टी जब होती है तो कोई भी अछूता नहीं रहता, ज़्यादातर लोग जो है उसमें होते हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो अछूते थे। श्रुति मोदी के वकील ने तो यहाँ तक दावा किया है कि खुद सुशांत भी ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स के किसी भी मामले में श्रुति मोदी का कोई संबंध नहीं था। हालांकि सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन ये जरूर दावा करते हैं कि सुशांत के रिया के जीवन में आने के बाद ही सब कुछ गड़बड़ हुआ। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। शौविक के व्हाट्सएप चैट और इस पूरे मामले में श्रुति मोदी का बयान रिया और उनके परिवार पर भारी पड़ सकता है। सीबीआई रिया के पिता से लगातार पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि इस मामले में इंद्रजीत चक्रवर्ती से आगे भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने के जो दावे मीडिया से बातचीत में किए, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 33 साल का लड़का ऐसे पंखे पे नहीं लटकेगा। किसने प्रोवोक किया, क्या ड्रग दिया, कौन सा ड्रग दिया, कैसे धीरे धीरे दे के ड्रग इस हालत पे पहुंचा है कि करोड़ों रुपया कमाने वाला हमारा छोटा भाई भोजपुरिया माटी का, हम लोग तो योद्धा लोग हैं, हम लोग आत्महत्या नहीं करते हैं। बिहार यूपी की माटी में आत्महत्या शब्द नहीं होता। सुशांत की मौत की जांच करने वाली एजेंसियां अब ड्रग्स के इस मकर जाल को सुलझाने में लगी हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में अभी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुशांत केस में आज की सबसे बड़ी खबर, अब सीबीआई सुशांत की पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत और सुशांत की खुदकुशी के कनेक्शन की भी जांच करेगी। दिशा सालियान की मौत 8 जून को यानी सुशांत से एक हफ्ता पहले हुई थी। सुशांत की मौत से पहले मैनेजर की मौत कई सवाल खड़े करती है। बिहार पुलिस ने भी मुंबई पुलिस पर इस केस की अनदेखी के आरोप लगाए थे। सुशांत के दोस्त गणेश हिवरकर ने भी दावा किया था कि सुशांत दिशा सालियान से जुड़ा कुछ ऐसा राज जानते थे जिसका वो खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब सीबीआई दिशा केस की पड़ताल करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या उसकी मौत का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन था। न्यूज 18 पर सुशांत केस में आज की सबसे बड़ी खबर। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी।
और सुशांत से 1 हफ्ता पहले उनकी मौत हुई थी। दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी परेशान हो गए थे। दिशा उनकी एक्स मैनेजर थी और सुशांत से उनकी अक्सर फ़ोन पर बात हुआ करती थी। मौत के वक्त दिशा कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ी हुई थी। ये वो कंपनी थी जो सुशांत को कई ऐड भी ऑफर कर रही थी। ये बात पहले से कही जा रही है कि दिशा सालियान की मौत का रहस्य भी सुशांत की मौत से जुड़ा हो सकता है। सुशांत के कई करीबी लोग ये दावा कर चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की मौत से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य जानते थे जिसे वो दुनिया के सामने लाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुशांत की हत्या कर दी गई। दिशा के केस में दिशा ने इन्फॉर्म किया था सुशांत को कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब उसके बाद सुशांत को जब पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया है तो सुशांत वांट टू रिवील द केस इन द फ्रंट ऑफ द मीडिया। लेकिन फिर ये चीज़ संदीप सिंह को उसने बताई और संदीप सिंह ने उन लोगों को बताई। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए गणेश ने यह भी कहा था कि मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी झूठी है। गणेश ने दावा किया था कि सुशांत को जानने वाले लोग इस बात से भी वाकिफ हैं कि सुशांत कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्हें मुंबई पुलिस की थ्योरी में झूठ का अक्स दिखाई दे रहा है। आत्महत्या वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही फेक है। इसके पीछे जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो इलॉजिकल है बहुत। सिगरेट का फिल्म वाला होगा वो शायद, तो वो तो बहुत ही, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता आत्महत्या, तो हमें भी पता है। और कितने सारे टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है। दिशा की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। मलाड की एक बिल्डिंग में 14वें फ्लोर से गिरकर दिशा की मौत हुई थी। दावा यह किया गया था कि दिशा ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या की, लेकिन न्यूज़ 18 को मिला ये वीडियो 8 जून का ही है। यानी जिस दिन दिशा की मौत हुई उस दिन दिशा एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ थी। उन्हें पार्टी में मौज मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। न उनके चेहरे पर नशे का निशान है और ना ही कोई तनाव। ऐसे में सवाल ये कि कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? इन्हीं सारे सवालों को न्यूज़ 18 इंडिया पर सुशांत के दोस्त गणेश हिरवरकर उठा चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि सुशांत की हत्या वाली थ्योरी उन्होंने मुंबई पुलिस को बताई थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पुलिस प्रोटेक्शन मैंने मांगा है कल भी। जिस टाइम मैंने टेस्टिमोनी दिया था चैनल पे, उसके बाद उसी रात को 1:30 से 2 के बीच में 5 से 6 लोग नकाबपोश मेरे घर के सामने आए। मेरा घर का दरवाज़ा लोहे का है, इस वजह से मैं बच गया। मैंने 100 नंबर पे 5 मिनट के अंदर 100 नंबर पे कॉल किया। पहला फ़ोन उन्होंने काटा। सेकंड टाइम मैंने उनको डिटेल बताया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैंने इंटरव्यू दिया है, टेस्टिमोनी दिया है, तो ऐसे ये लोग आए हैं इसी वजह से, क्योंकि मेरी और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। तो उन्होंने सेकंड टाइम बोला कि आप जाके FIR करो। अब मैं FIR करूँ, दरवाज़ा खोल के इनसे मारा जाऊँ और फिर कैसे FIR करूँ? तो थर्ड टाइम आधे घंटे बाद वापस कॉल किया तो बोले हाँ भेजेंगे। अब CBI दिशा सालियान केस की इस एंगल से जांच करेगी कि कहीं कोई ऐसा राज तो नहीं था जिसके बारे में सुशांत जानते थे, क्योंकि दिशा सुशांत से लगातार जुड़ी हुई थी। दिशा और सुशांत का एक चैट भी सामने आया था जिसमें दोनों एक एड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। सुशांत और दिशा के बीच ये चैट 2 अप्रैल 2020 का है। 1 साल के लिए खाने के ब्रांडेड तेल के एक्सक्लूसिव ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर है। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। क्या इसके लिए 60 लाख रुपए फीस बोल दूं? ब्रांड का नाम क्या है? वो ब्रांड का नाम बताना नहीं चाहते। अपना कोटेशन देकर ब्रांड के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मुझे पता करके बताओ। ओके, कूल, थैंक यू। दिशा सालियान की मौत की थ्योरी सुशांत की मौत से गहरी जुड़ी हो सकती है। अब CBI को पता लगाना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 हफ्ते में सुशांत की मैनेजर और उन्होंने आत्महत्या कर ली। सुशांत केस में उनके पिता के वकील विकास सिंह का नया दावा सामने आया है। विकास सिंह ने कहा है कि सुशांत के फ्लैट की चाबी अभी तक नहीं मिली है। विकास सिंह ने कहा कि चाबी के मामले की जांच चल रही है, तो इसमें ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि चाबी ना मिलने से सुशांत का मर्डर होने का शक तो गहराता ही है। सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी लैंडलॉर्ड को नहीं मिली, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मेरे को मालूम भी नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि तब उसका मतलब जिस रूम में उनका सुसाइड हुआ था उसका एक्सेस किसी को था जिसकी चाबी अब अवेलेबल नहीं। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है।
सुशांत के परिवार से मिलता जुलता दावा उनके दोस्त गणेश पहले ही कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि दिशा की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो सुशांत की हत्या की वजह बना। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत के परिवार के मुताबिक सुशांत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई। ये पहली बार है जब सुशांत के परिवार ने उनकी हत्या किए जाने की बात कही है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि 14 जून को जिस तरह की परिस्थितियां थी उसके बाद यही लगता है कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। और सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है न्यूज़ 18 इंडिया के पास। दरअसल ग्राउंड जीरो पर पड़ताल के दौरान मुंबई पुलिस को दिए गए सुशांत के पिता के बयान की कॉपी मिली है और उस बयान में सुशांत के पिता ने सुशांत के रिश्ते पर कई बातें कही हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में यह भी लिखा था कि सुशांत को डिप्रेशन था, ना तो इसके बारे में उन्हें कुछ पता था और ना ही सुशांत ने कभी इस बारे में उनसे जिक्र किया। जाहिर है सीबीआई के लिए सुशांत के पिता का ये लिखा ये बयान कई और पहलुओं पर गौर करने को मजबूर कर देगा। सुशांत केस में न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर। सुशांत के पिता के बयान की कॉपी न्यूज़ 18 इंडिया के पास। 16 जून 2020 को मुंबई पुलिस को दिया था बयान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके पिता ने जो मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उससे ये मामला सुलझने के अलावा और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। सुशांत के बारे में पिता के सिंह ने खोला सच। बयान में सुशांत के पिता ने किसी पर शक नहीं जताया। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली सुशांत के पिता के बयान की इस कॉपी ने असल में जांच एजेंसियों का काम और बढ़ा दिया है। ग्राउंड जीरो से हमारी पड़ताल में जो कुछ सामने आया वो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि अब तक जो कुछ सामने आ चुका है उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े करने लगता है। ये सुशांत के पिता के सिंह के बयान की वो कॉपी है जो या तो मुंबई पुलिस के पास है या फिर सीबीआई के पास। उसके बाद ये कॉपी हमारे पास है और इस लिखित बयान में जो कुछ लिखा है वो बेहद गौर करने लायक है, क्योंकि उससे सुशांत की मौत के बाद सामने आई तस्वीरें और साफ होने की बजाय कुछ धुंधली पड़ती दिखाई दे रही हैं। के सिंह ने यह बयान सुशांत की मौत के 2 दिन बाद यानी कि 16 जून 2020 को मुंबई पुलिस के सामने दर्ज कराया था। अपने बयान में सुशांत के पिता ने एक बात का इशारा जरूर दिया है कि मुझे लगता है सुशांत ने उदासी की वजह से खुदकुशी की हो। सुशांत के पिता ने अपने बेटे की मौत के बाद पुलिस के सामने लिखकर ये बात जाहिर की थी कि उन्हें उस वक्त तक इस मामले में किसी और पर शक नहीं है। अपने बयान में उन्होंने लिखा कि मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे ने सुसाइड क्यों किया। मुझे सुशांत की मौत को लेकर किसी से शिकायत नहीं है, न संदेह है। मुझे लगता है कि सुशांत ने अवसाद के कारण आत्महत्या की। के सिंह के इस बयान से ये भी पता चलता है कि उन्हें अपने बेटे के डिप्रेशन में होने के बारे में कोई खबर नहीं थी। बस वो तो इतना जानते हैं कि शायद कुछ तबीयत खराब है, लेकिन क्या इसका खुलासा उनका बयान कुछ नहीं करता है? उसने कभी इस प्रकार के तनाव और डिप्रेशन के बारे में चर्चा नहीं की। 7 जून 2020 को सुशांत का फोन आया था। मैंने बोला कि 1 साल हो गए हैं, पटना कब आना होगा? उस पर सुशांत ने जवाब दिया कि मेरी तबीयत अभी अच्छी नहीं है, ठीक होते ही आता हूं। सुशांत के पिता का यह लिखित बयान पिता और बेटे के बीच सामान्य रिश्ते की गवाही देता है। पिता और पुत्र के बीच व्हाट्सएप चैट पर ही बातें होती थी। अपने बयान में के सिंह ने यह बात खास तौर पर लिखी। मैं सुशांत को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था और वो उसी पर रिप्लाई करता था। मैं उसे अधिक फोन नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा काम में व्यस्त रहता था। सुशांत से आखिरी बार मिलने का जिक्र भी उनके बयान में है। मैं 30 साल से पटना में रह रहा हूँ। मेरी पत्नी उषा का सन 2002 में देहांत हो गया था। मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा था। मेरा बेटा सुशांत मुंडन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। तब मैं उससे मिला था। वह उस समय किसी प्रकार के तनाव में नहीं था। सुशांत 16 मई को वापस मुंबई चला गया।
मुंबई पुलिस को दिए अपने इस बयान में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया जब उन्हें सुशांत की मौत की खबर टीवी के जरिए मिली। 14 जून 2019 को मैं पटना अपने घर में बैठा था। दोपहर 2:15 बजे टीवी पर खबर चली कि सुशांत ने अपने घर में सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली। मैं ये सुनकर बेहोश हो गया। मैं अपने भतीजे नीरज सिंह और बबलू के साथ 15 जून को फ्लाइट से मुंबई पहुंचा। विले पार्ले में हमने सुशांत का अंतिम संस्कार किया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके पिता ने जो मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उससे ये मामला सुलझने के अलावा और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट में साफ कहा है कि इस पूरे मामले में उन्हें किसी के ऊपर शक नहीं है। अलबत्ता उन्होंने सुशांत की बीमारी को लेकर जिक्र किया है। इस पूरे मामले में अब ईडी, सीबीआई, एनसीबी अलग अलग तथ्यों को लेकर जांच कर रही है। उसमें ऐसा लग रहा है कि सुशांत के पिता अपने बेटे के अतीत को लेकर अंधेरे में हैं। ऐसे में एक बात तो जरूर सवाल बनकर सबके सामने आ जाती है कि जब 16 जून तक उन्हें किसी पर कोई शक नहीं था, फिर सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के बारे में जो कुछ कहा वो क्यों? 27 जुलाई को सुशांत के पिता ने रिया को बकायदा हत्यारी तक कह दिया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। जाहिर है कि जिस वक्त सुशांत के पिता ने रिया को लेकर अपनी राय जमाने के सामने जाहिर की, तब तक बहुत सी बातें सामने आ चुकी थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर उन्हें क्या क्या पता चला और कैसे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया है। कंगना का आरोप है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं लौटने की धमकी दी है। कंगना ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या अब मुंबई पीओके बन गया है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा है, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा है। मुंबई की गलियों में अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई पीओके जैसी क्यों लग रही है? ये ट्वीट जिसका जिक्र करते हुए कंगना ने सीधे सीधे संजय राउत को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मुंबई पीओके जैसी लगने लगी है। एक बार फिर से वो ट्वीट जिसमें कंगना रनौत ने आरोप लगाया है संजय राउत पर कि वो उन्हें धमकी दे रहे हैं, वो लिख रही हैं किस तरह से कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है। उस धमकी में वो ये आगे बता रही है कि मुझे मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा है। मुंबई की गलियों में अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई पीओके जैसी क्यों लग रही है? और वहीं कंगना के आरोपों पर संजय राउत ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि उन्होंने किसी को कोई बयान नहीं दिया है और उन्हें किसको कितना महत्व देना है ये देखना है। और सुशांत केस में इस वक्त आप जो ये ट्वीट देख रहे हैं उस पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल कंगना रनौत ने सीधे सीधे संजय राउत पर टारगेट किया है और ये कहा है कि संजय राउत ने उन्हें धमकी दी है कि वो मुंबई न आए और अगर वो आती हैं तो फिर ठीक नहीं होगा। इस तरह की बात कंगना रनौत ने अपनी ट्वीट में कही है। लेकिन संजय राउत ने कहा कि उन्हें मालूम है कि किसे कितना महत्व देना है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उधर सुशांत केस में इस वक्त हम आपको वो बयान दिखाने जा रहे हैं जो सबसे अहम साबित हो सकते हैं। ये वो बयान है जो मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड से सीबीआई के रिकॉर्ड में पहुंच चुके हैं। ये बयान है सुशांत की बहनों के। बहनों में भी सबसे खास बयान सुशांत की उस चश्मदीद बहन का जो सुशांत की मौत वाले दिन यानी 14 जून को परिवार के लोगों में सबसे पहले सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। ये थी मीतू सिंह। मीतू सिंह ने अपने बयान में जो घटनाक्रम दर्ज कराया है उसी के आधार पर सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती से सवाल कर रही है। सुशांत केस में न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव अहम बयान। सुशांत केस में परिवार के बयान। सुशांत की बहनों की गवाही एक्सक्लूसिव। मुंबई में मौजूद न्यूज 18 की टीम को सुशांत केस में सबसे अहम बयानों की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली है। यही वो बयान है जो सुशांत केस की दिशा तय करने वाले हैं और इन्हीं बयानों के आधार पर सीबीआई अपनी जांच का दायरा बढ़ाने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई तमाम अहम किरदारों से पूछताछ कर चुकी है।
बुधवार को सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से लगभग 9 घंटे पूछताछ की। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने 9.5 घंटे की पूछताछ की। इस मामले में सारे अहम गवाहों के बयान मुंबई पुलिस से सीबीआई को मिल चुके हैं। ये अहम बयान है सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनों और उनके पिता के। सुशांत की बहनों के इन बयानों की कॉपी न्यूज़ 18 के पास है। ये वही बयान है जो सुशांत की बहनों ने मुंबई पुलिस के सामने दर्ज कराए थे और अब ये बयान सीबीआई के पास पहुंच चुके हैं। अब देखिए सुशांत की बहनों ने मुंबई पुलिस के सामने क्या बयान दर्ज कराए थे। सुशांत की बहन नीतू सिंह ने बयान दर्ज कराया कि अक्टूबर 2019 में सुशांत ने परिवार को बताया था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उनके पति और बाकी बहनें उनसे मिलने मुंबई आए। वो फ्लैट नंबर 601 जॉगर्स पार्क बांद्रा वेस्ट में मिले। इसके बाद उन्होंने बताया कि नवंबर 2019 में सुशांत सिंह ने हिंदुजा के डॉक्टर करसी चावड़ा से इलाज कराया। उन्होंने आगे बताया कि मार्च 2020 में जब से लॉकडाउन लगा, सुशांत घर पर ही थे और घर पर रहकर पढ़ाई, योगासन और ध्यान कर रहे थे। मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़ में रहने वाली सुशांत की तीनों बहनें सुशांत से मिलने के लिए अक्टूबर 2019 में मुंबई आई थी। इन्हीं के बयान मुंबई पुलिस ने सुशांत केस इंक्वायरी में दर्ज किए थे। जब से सीबीआई को इनके बयानों की कॉपी मिली है, इन्हीं बयानों के आधार पर सीबीआई अलग अलग लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। इस केस में सुशांत की बहनों के बयान सबसे अहम हैं। इन तीनों बहनों के बयानों से कई राज खुल गए हैं। अक्टूबर 2019 में तीनों बहनें एक साथ सुशांत से मिली थी। इन तीनों के बयानों से अक्टूबर 2019 से लेकर जून 2020 तक सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। सुशांत की दूसरी बहन प्रियंका, जो दिल्ली में रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उन्होंने इस बात से मिलता जुलता बयान दर्ज कराया है। प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया कि 2013 में सुशांत ने बताया था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अंधेरी में मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह ली। इसके बाद करियर बहुत अच्छा हो गया। कम समय में ही सुशांत को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने 4 जून का घटनाक्रम भी दर्ज कराते हुए कहा कि सुशांत को उन्होंने कॉल करके पूछा कि 4-5 दिन से बातें क्यों नहीं की। इसके जवाब में सुशांत ने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद प्रियंका ने बताया कि परिवार के मशवरे के बाद 8 जून से उनकी बहन मीतू सिंह सुशांत के साथ रहने उनके फ्लैट पर गई, लेकिन किसी काम के चलते 12 जून को मीतू को अपने फ्लैट पर गोरेगांव लौटना पड़ा। ये वो अहम गवाही है जो बताती है कि सुशांत गहरे अवसाद के शिकार नहीं थे। हाँ, करियर में उतार चढ़ाव को लेकर कुछ चिंता उन्हें रहती थी। अब सवाल ये है कि 12 जून तक जब वो ठीक था तो 14 जून को सुशांत पंखे से लटके कैसे मिले। 14 जून को सुशांत के साथ के बाद परिवार से पहली शख्स उनकी बहन मीतू ही थी जो उनके फ्लैट पर पहुंची थी। सुशांत केस में सबसे अहम बयान मीतू सिंह का है। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को 14 जून तक की पूरी कहानी बताई। न्यूज़ 18 इंडिया के पास मीतू सिंह के बयान की कॉपी है। सुशांत के स्टाफ के मुताबिक जब उन्हें पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है तो उन्होंने उनके परिवार में सबसे पहले उनकी बहन मीतू सिंह को फोन किया। अब न्यूज़ 18 आपको बताने जा रहा है कि उस दिन मीतू सिंह ने क्या देखा। मीतू सिंह के मुताबिक 8 जून 2020 को उन्हें सुशांत का फोन आया और उन्होंने बोला कि मिलने आ जाओ। मीतू शाम 5:30 बजे सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। मीतू के मुताबिक मिलने पर लगा कि सुशांत एकदम शांत है। सुशांत ने बातचीत में मीतू से कहा कि लॉकडाउन के बाद दक्षिण भारत घूमने चलेंगे। मीतू ने कहा कि उन्होंने कई दिन तक सुशांत की पसंद का खाना बनाया। फिर मीतू ने बताया कि गोरेगांव वाले घर में उनकी बेटी अकेली थी, इसलिए 12 जून 2020 को वो शाम 4:30 बजे गोरेगांव के लिए निकल गई। घर पहुंचकर उन्होंने सुशांत को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मीतू ने सुशांत को कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने साथ रह रहे सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया। सिद्धार्थ ने मीतू को बताया कि सुशांत को जूस दे दिया है, वो सो रहे हैं। सिद्धार्थ ने खटखटाकर बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद मीतू ने कहा कि सुशांत कभी अंदर से दरवाजा बंद नहीं करते। सिद्धार्थ ने कई बार दरवाजा खटखटाया। मीतू को बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, वो चाबी वाले को बुला रहा है।
मीतू ने कहा कि वो उसके बाद गोरेगांव से बांद्रा के लिए निकल गई। इस बीच टैक्सी में सिद्धार्थ का फोन आया। सिद्धार्थ ने कहा कि सुशांत पंखे से लटक गए हैं। जब मीतू सुशांत के घर पहुंची तो उनका शरीर बेड पर पड़ा था। ये तीनों बहनों का बयान है जो अब सीबीआई के रिकॉर्ड में पहुंच चुके हैं। सीबीआई अब इन बयानों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।